साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने समा न्यूज़ के प्रोग्राम का वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें जस्टिस शौकत सिद्दीकी मरूफ सहाफ़ी नदीम मुल्क से गुफ्तगू कर रहे हैं। ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए मियां नवाज शरीफ ने लिखा कि ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं, यह है पाकिस्तान की तबाही की असल साजिश। मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश रचाने, वजारत उज़्मी से हटाने और सजा देने में साकिब निसार और इनका बेंच, नैब कोर्ट के जज मोहम्मद बशीर, जनरल बाजवा और फैज़ हमीद मुलवस हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हर छोटी से नोटिस लेते हैं तो किया सो मोटो छोटी बात का पाकिस्तान के साथ होने वाले इस भयानक जुल्म पर भी कोई खुद नोटिस लिया जाएगा। इन्होंने सवाल करते हुए लिखा कि क्या ये मुजरिम कभी अदालत में बुलाए जाएंगे? क्या जनरल फैज़ हमीद और साकिब निसार से पूछा जाएगा कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बेंच से क्यों हटाया गया? जनरल फैज़ हमीद ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के घर 2 मरतबा जाकर क्यों कहा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देना कौमी मफाद में है और अगर इन्हें जमानत मिली तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये 2 साल की मेहनत किया थी और नवाज शरीफ को सजा दिलवाने में कौन सा कौमी मफाद था? क्या जनरल फैज़ हमीद से पूछा जाएगा कि जस्टिस सिद्दीकी को क्यों कहा कि नैब कोर्ट में सजा तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ सजा की मुद्दत तय होना बाकी है? उनको कैसे मालूम था कि सजा तो होनी ही होनी है? क्या जज मोहम्मद बशीर से पूछा जाएगा कि जनरल फैज़ हमीद को कैसे इल्म था कि सजा तो होनी ही होनी है? क्या इनसे सवाल किया जाएगा कि इन्होंने जस्टिस सिद्दीकी को क्यों बेंच से हटाया और कहा कि खामोश रहीं, ये ऊपर से हुक्म है? ऊपर से हुक्म किसका था? क्या एजाज अल हसन से भी पूछा जाएगा कि इन्होंने बतौर मॉनिटरिंग जज इस इंसाफ के कत्ल में क्या मॉनिटरिंग की थी जो आज तक चलती ही जा रही है? क्या जनरल बाजवा से पूछा जाएगा कि इनकी सरपरस्ती और नाक के नीचे जनरल फैज़ ये सब कुछ कैसे करता रहा? आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उस वक्त आपने एक तकरीर की, उसकी तकरीर के बाद कुछ हुआ, वो जो कुछ भी वो तो लोगों के सामने है, लेकिन आपकी ज़बानी सुनना चाहूँगा, थोड़ी बातें जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। जनरल फैज़ आपसे कहाँ मिलने आए? उस वक्त के DGI या DGC थे उस वक्त? जी नदीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने ये अपने प्रोग्राम की वसातत से एक तारीख़ की हक़ाइक़ बयान करने का मौका दिया। ये जब पानामा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो उसके बाद जब वो डिसाइड हो गया तो उससे रिलेटेड जो मुख्तलिफ मिसलेनियस पटिशन दरख्वास्तें वगैरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आना शुरू हुई तो ऑल ऑफ ए सडन मुझे डिवीजन बेंच से हटा दिया गया। हालांकि मेरा रोस्टर जो था वो 2017 के दिसंबर तक का जारी हुआ था। तो हालांकि मैं सीनियर प्यूनी जज था, तमाम क्रिमिनल केसेस में डिसाइड करता था, नैब के सारे केसेस मैं डिसाइड करता था। मेरे साथ मुख्तलिफ जजेस होते थे, मेरे साथी जो मुझसे जूनियर थे। तो मैंने अपने चीफ साहब से जाके पूछा, मैंने कहा जी ये आप ने मुझसे पूछा है कि मैं DB का काम नहीं करना चाहता या क्या? तो कहते नहीं भाई बस इस पे आपको बात ना करेंगे, बस कोई उन्होंने कहा इस पे बात ना करें। जस्टिस अनवर कासी साहब ने कहा इस पे आप बात ना करें, बस छोड़ें। आपकी कोई वजह बताई उन्होंने? वजह उन्होंने नहीं बताई। मैंने फिर इन राइटिंग उनको लिखा, मैंने कहा जी कि मैं यहाँ पे क्रिमिनल साइड जजों को बेंच से निकालने वाली, इसका मतलब है रवायत जो हम सुप्रीम कोर्ट में अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये पहले से मौजूद है, हाई कोर्ट में भी ऐसे होता है। जी जी, ये पहले से मौजूद है और ये सबसे पहले इसका ऑन हाजिर सर्विस होते हुए मैं ही वो पहला शख्स था जिसने इस हवाले से रावलपिंडी बार में ये फैक्ट डिस्क्लोज। जनरल फैज़ कब आपसे मिले? तो मैं वो आपको बता। तो जब ये फिर केस नैब कोर्ट में आ गया और ऑलमोस्ट जो ये अपने कंक्लूजन की तरफ था, जजमेंट रिजर्व हो चुकी थी, तो वो मेरे पास आए। बज़ाहिर कौन आए? मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब एज DGC आपके पास? DGC मेरे पास आए और एक इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन के एक ऑफिसर थे, मैं एहतियातन उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनके जरिए उन्होंने आया। तो उन्होंने ये कहा जी कि वो जो आपने अपारा रोड खाली करने का हुक्म दिया हुआ है ISI हेडक्वार्टर्स को भी, उस हवाले से वो आपके मिलना चाहते, प्लस आपको उम्र की मुबारकबाद देना चाहते। मैं कहा आ जाए। खैर वो इब्तदाई तौर पर उन्होंने वो बात की, फिर अपने एक जो उनका एक उस वक्त सेक्टर कमांडर था ब्रिगेडियर इरफान रामे, उसके रवैये के ऊपर थोड़ा सा उन्होंने माजरत की और फिर साथ आगे पीछे की बातें करने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नैब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कहा जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं? यही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैं कहा उसकी तो अभी जजमेंट नहीं आई। ये अभी नैब कोर्ट में केस चल रहा था, फैसला आने वाला था, लेकिन वो आपसे पूछा कि अगर ये डिवीजन बेंच में आ जाए तो फिर क्या होगा? हाँ जी। तो मैंने कहा जी उसका तो भी फैसला नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी होनी है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। तो आप ये बताएं कि ये अगर हाई कोर्ट में आपके पास केस आए तो आप क्या करेंगे? मैं कहा जी ये तो अभी एक आप ऐसी बात कर रहे हैं, पहले आप मुझे ये बताएं ना कि आपने मुझे डिवीजन बेंच से हटवाया क्यों? अभी जाहिर है ये केस डिवीजन बेंच के पास ही आएगा ना।
ہی ویری کینڈیڈلی سیڈ کہ جی کہ ہماری لیگل ٹیم کا اور نیب کے افسران کا یہ خیال تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہیں وہ ڈیفینس تھوڑا پرو ڈیفینس ہیں اور پلس کرمنل کام کو سمجھتے ہیں، تو میک شور کریں کہ ان کے پاس کوئی کیس نہ جائے. اچھا، تو پھر ہم نے آپ کے چیف جسٹس عاقب نثار صاحب سے بات کی، انہوں نے آپ کے چیف جسٹس انور قاسی صاحب کو کہا اس طرح آپ کو ہم نے علیحدہ کر. ویری انٹرسٹنگ. آپ کو وہ بتا رہے ہیں یا آپ ذمہ داری سے بتا رہے ہیں کہ میں انہوں بہت کہہ رہا ہوں سر. چیف جسٹس سپریم کورٹ کا نام لے کے کہا، جسٹس عاقب نثار کا، کہ ہم نے ان سے بات کی، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس انور قاسی سے بات کی، اور پھر آپ کو ایڈوین بینچ سے ہٹایا. آپ نے عاقب نثار سے اس کی کنفرمیشن لی؟ میں وہ ایک آگے لمبی سٹوری ہے، میں تھوڑا چھوٹا کر لیں اس کو، پروگرام میں نکل جائے. اچھا، اس پہ کے بعد یہ ہوا کہ میں نے کہا جی پھر اب کیا آپ کو میری ضرورت پڑ گئی. وہ کہنے لگے کہ ہمارے ٹاپ ارشنان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہائی کورٹ میں وہ ڈی بی کیس سنے جس کے کو آپ ہیڈ کر رہے ہو، تو اس طرح وہ جو بھی ججمنٹ ہوگی اس کو تھوڑی کریڈنس اٹیچ ہو جائے گی، اور آپ سے ہم یہ ایک پاکستان کے انٹرسٹ میں ایک جو فیور چاہتے ہیں، اور سر قومی مفاد میں، قومی مفاد میں یا سیکورٹی کے پیش نظر. تو میں نے انہیں کہا، میں کہا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں شاید وہ واحد جج ہوں جس کو اگر یہ سمجھ آ گئی نا کہ نواز شریف کا جرم بڑا ہے اور فائل سے بھی ثابت ہوتا ہے اور سزا کم ہوئی ہے، تو میں ان کو انہانسمنٹ کا نوٹس دے دوں گا. لیکن اگر بات ادروائز ہے یا کوئی اس میں نہیں ہے ایسی چیز، تو کسی کی دنیا بنانے یا بگاڑنے کے لیے میں اپنی عاقبت نہیں خراب کر سکتا. تو اس بار پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا فیض حمید صاحب نے کہ سر اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے. اس طرح ہماری 2 سال کی محنت ضائع چلی جائے. یہ تاریخیں یاد ہے کن تاریخوں میں ملاقات ہوئی تھی؟ یہ آئی ریکال اس میں ویسے لکھا ہوا ریکارڈ کا سبجیکٹ ٹو کریکشن ہے. 19 جون ہے یا 24 جون ہے، کوئی اس طرح کی. وہ 2 ملاقاتیں ہوئی آپ کی ان سے؟ 2 دفعہ ہوں گے. آپ کے گھر پہ ہوئی؟ میرے گھر پہ آئے تھے. اور آپ کے لیے انسینٹیو کیا تھا اس میں؟ مجھے انسینٹیو انہوں نے یہ کہا جی کہ دیکھیں ہمارے تو 1-2 ہی کیسز ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو سپٹمبر میں ہی ایکٹنگ چیف جسٹس بنا دیتے ہیں. 26 نومبر 2018 کو ویسے ہی میں نے بننا تھا، تو اس میں آپ ویسے کنفرم ہو جائیں گے، پکے ہو جائیں گے، تو آپ کے چیف کو ہم میڈیکل گراؤنڈ پہ بھجوا دیتے ہیں. اور کبھی انور قاسی صاحب سے آپ نے براہ راست یہ ایشو ڈسکس کیا؟ میں نے کیا تھا ان سے ڈسکس. تو انہوں نے کیا بولا؟ بس وہ جب میں نے انہیں کہا تھا سر کہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا تھا بھائی چپ کر کے کرتے جائیں، کوئی بات. ہاں، اوپر والوں کا بھی یہی حکم ہے کہ کچھ نہیں. اوپر والوں سے مراد سپریم کورٹ کا بھی یہی حکم ہے کہ کرتے جائیں، ہاں، کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں.